नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। मोदी 109 मिनट बोले और उनके भाषण का एक एक मिनट राहुल गांधी पर बहुत भारी पड़ा। मोदी ने आज सच में नेहरू से बात शुरू की और खत्म राहुल गांधी पर ही की। राहुल गांधी संविधान का नाम लेकर चुनाव लड़ रहे थे। मोदी विरोधी नेताओं के पास कोई एक मुद्दा बचा है तो संविधान को ही वे जाति जनगणना से जोड़ते हैं, फिर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की सीरीज बनाकर उसे पीडीए कह देते हैं। मोदी ने राहुल के हाथ से संविधान लिया और अखिलेश के हाथ से पीडीए ले लिया। 2029 का चुनाव जीतने की तरफ नरेंद्र मोदी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने मुद्दा सही पकड़ा था, लेकिन वे बिना तैयारी के गाड़ी आगे बढ़ा रहे थे। नरेंद्र मोदी ने मुद्दा वही पकड़ा, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया। कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इस परिवार के कुविचार, कुरीति, कुनीति, इसकी परंपरा निरंतर चल रही है। जो बीज देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने बोया था, उस बीज को खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया। उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री का राजधर्म संविधान है। प्रधानमंत्री का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ संविधान है। प्रधानमंत्री का लाइट हाउस संविधान है। दल बैठे हैं जिनके मुखिया भी सारे जेल में हुआ करते थे। नो इफ, नो बट एंड विदाउट एनी डाउट। उनको भी जेलों में ठूस दिया गया था। प्रधानमंत्री ने संविधान पर सबसे बड़ी डिबेट जीत। तुम्हें ये किसने सिखाया? न कांग्रेस में, न समाजवादी पार्टी में, न तृणमूल कांग्रेस में, न डीएमके में, न एआईएमआईएम में। विपक्ष के किसी भी पार्टी के पास ऐसा नेता नहीं है जो तर्क में, तैयारी में, समझदारी में और जानकारी में नरेंद्र मोदी से मुकाबला कर सके। हमने संविधान संशोधन किया, क्यों किया? ओबीसी के सम्मान के लिए, उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए हमने संविधान संशोधन किया है। हमें गर्व है ये करने का। समाज के दबे कुचले लोगों को उनके साथ खड़े होना, ये हम अपना कर्तव्य मानते हैं, इसलिए संविधान संशोधन किया। हमने संविधान संशोधन किया सामान्य जन के, गरीब परिवार के 10% आरक्षण का किया, और ये पहला आरक्षण का संशोधन था। देश में कोई विरोध का स्वर नहीं उठा, हर किसी ने प्यार से उसको स्वीकार किया। संसद ने भी सहमति के साथ पारित किया। जी हां, हमने भी संविधान में संशोधन किए हैं, लेकिन हमने संविधान में संशोधन किया महिलाओं को शक्ति देने के लिए। हमने संविधान संशोधन किया, हमने देश की एकता के लिए किया। बाबा साहब आंबेडकर का संविधान 370 की दीवार के कारण जम्मू कश्मीर की तरफ देख भी नहीं सकता था। हमने संविधान संशोधन किया, डंके की चोट पर किया और 370 को हटाया। और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तो उसको मोहर लगा दी है। और जो मैंने पहले कहा था, जो आपको अच्छा नहीं लगता। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हाथ से आज संविधान भी निकल गया। उस दीवार को हम यहाँ तोड़ेंगे। 50% रिजर्वेशन की दीवार और जाति जनगणना हम यहाँ करा के दिखाएंगे। आपको जो कहना है कर लो। नरेंद्र मोदी ने संविधान को अपना बना लिया।
विकसित भारत बना करके रहेंगे। ये हर भारतीय का संकल्प है। 4 जून के बाद राहुल गांधी के पास सबसे बड़ा मौका था, लेकिन मौके पर चौका मारा नरेंद्र मोदी ने। और इसलिए हमने आयुष्मान भारत योजना बनाई। एक बार फिर यह साबित हो गया कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के लिए बाय डिफॉल्ट विनिंग फैक्टर हैं। वोट बैंक की राजनीति में छुपे हुए लोगों ने, डूबे हुए लोगों ने धर्म के आधार पर, तुष्टीकरण के नाम पर आरक्षण के अंदर कुछ न कुछ नुक्सेदेनी करने का प्रयास किया। और इसका सबसे बड़ा नुकसान SC, ST और OBC समाज को हुआ है। भारत जैसे देश की एकता और अखंडता के लिए धर्म के, संप्रदाय के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। सुविचारित मत था, ऐसा नहीं कि भूल गए थे, रह गया था। सोच विचार कर तय किया गया था कि भारत की एकता और अखंडता के लिए संप्रदाय और धर्म के आधार पर यह नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस ने सत्ता सुख के लिए, सत्ता भूख के लिए, अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण का नया खेल खेला है, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। संविधान निर्माताओं के भावनाओं पर गहरी चोट करने का यह निर्लज्ज प्रयास है। संविधान का मुद्दा राहुल गांधी लेकर आए। 75 साल में पहली बार संविधान को चुनावी मुद्दा राहुल ने बनाया। Of course, it is a document of modern India. 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हर रैली में, हर पब्लिक मीटिंग में, हर डिबेट में संविधान की कॉपी लहरा लहरा कर राहुल गांधी देश के लोगों को बताते रहे कि संविधान खतरे में है। लेकिन जब संसद में संविधान पर सबसे बड़ी चर्चा हुई तो राहुल गांधी ये समझा नहीं पाए कि संविधान खतरे में है तो कैसे खतरे में। मॉडर्न इंडिया। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। जब आप अदानी जी को धारावी देते हो, तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। मुद्दा राहुल गांधी का था, पिच अपोजिशन ने तैयार की थी, मैच भी अपोजिशन का था। लेकिन इस मैच के फाइनल डे पर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी मौका चूक गए और मोदी को मौका मिल गया। दशकों तक मंडल कमीशन के रिपोर्ट को डिब्बे में डाल दिया था। जब कांग्रेस को देश ने हटाया, जब कांग्रेस गई, तब जाकर के ओबीसी को आरक्षण मिला। तब तक ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला। ये कांग्रेस का पाप है। अगर उस समय मिला होता तो आज देश के अनेक पदों पर ओबीसी समाज के लोग भी देश की सेवा करते, लेकिन नहीं करने दिया, नहीं होने दिया। संसद में संविधान के मुद्दे पर मोदी से भिड़ने के लिए राहुल गांधी बिना तैयारी के आए, बिना समझदारी के आए, बिना जानकारी के आए। राहुल अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा से ही कुछ सीख लेते तो भी गनीमत रहती। प्रियंका ने 90 तुले शब्दों में अपना भाषण दिया, राहुल गांधी से वो भी नहीं हो पाया। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। कांग्रेस की ओर से भाई बहन दोनों बोले। पहले बहन प्रियंका बोली, फिर भाई राहुल गांधी बोले, मगर राहुल अपने पद को जस्टिफाई नहीं कर पाए। संविधान पर डिबेट को राहुल ने चुनावी चर्चा में बदल दिया। हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं
कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था इसी हाउस में, यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे। और जो मैंने पहले कहा था, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, 50% रिजर्वेशन, उस दीवार को हम यहां तोड़ेंगे। 50% रिजर्वेशन की दीवार और जाति जनगणना हम यहां करा के दिखाएंगे। आपको जो कहना है कर लो। संसद में संविधान पर डिबेट सबसे गंभीर डिबेट होती। संविधान करके ही राहुल गांधी 52 सांसदों से 99 सांसदों तक पहुंचे। संविधान ने ही राहुल को लोकसभा में विपक्ष के नेता की कुर्सी दिला दी, लेकिन राहुल गांधी ने 26 मिनट में ही सरेंडर कर दिया। इन 26 मिनट में राहुल 10 से 12 मिनट द्रोण और एकलव्य की कहानी सुनाते रहे। 2 मिनट उन्होंने हाथरस कांड का जिक्र किया, 2 मिनट धारावी और अडानी पर बोले, 1.5 मिनट से 2 मिनट मनुस्मृति पर बोले, 3 मिनट राहुल गांधी ने सावरकर पर खर्च कर दिए। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था, जिसकी आप पूजा करते हैं। You support your leader's words, because when you speak in parliament about protecting the constitution, you are ridiculing Savarkar, you are abusing Savarkar. संविधान पर कुछ सीरियस बोलने से पहले राहुल गांधी थैंक यू करके बैठ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले 26 मिनट में ही चुनाव कैसे हार जाते हैं और नरेंद्र मोदी 26 मिनट में ही कैसे 29 का चुनाव जीतने का रास्ता बना लेते हैं, इसकी गवाह बनी संसद। सरेंडर सिर्फ राहुल ने नहीं किया, सरेंडर किया पूरे अपोजिशन ने। संसद में नंबर 3 की पार्टी के नेता अखिलेश यादव संविधान पर हो रही बहस में हिंदू मुस्लिम से आगे नहीं बढ़ पाए। देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास चल रहा है। उन पर हो रहे अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पर कब्जा प्रशासन की मदद से किए जा रहे हैं। मोदी ने चुन चुनकर एक एक बात पर पलटवार किया। उनके लिए एक हथियार है राजनीति का, खेल खेलने का हथियार बना दिया। लोगों को डराने के लिए संविधान को हथियार बनाया जाता है। आदरणीय सभापति जी और ये कांग्रेस पार्टी, उनको तो संविधान शब्द भी उनके मुंह में शोभा नहीं देता है। इसलिए जो अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी के संविधान को कभी स्वीकार नहीं किया है। तृणमूल कांग्रेस की लीडर ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी पर अटैक करने के लिए महुआ मोइत्रा को भेजा था। महुआ ने पहले दिन नज्म अच्छी सुनाई, लेकिन उनका एजेंडा भी प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक करने से आगे नहीं बढ़ पाया। मुबारक घड़ी है, कल सच धज कर, मेकअप रच कर, खूब जच कर देखो उसका मंच पर आना, किताब संविधान की आंखों से लगाना और फरमाना, मैं शीश को झुकाकर इस किताब को मन में बसाकर ईश्वर की शपथ लेता हूं। रात ढलने दीजिए, दिल बदलने दीजिए, कल तलक ये बेवफा सितमगरों का बादशाह सब भूल जाएगा, नफरतें उगाएगा, दूरियां बढ़ाएगा, रोज संविधान की धज्जियां उड़ाएगा। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर लाइक और कमेंट्स खूब बटोरे, लेकिन पार्लियामेंट में सिक्का मोदी ने जमाया। संसद में मोदी के सियासी शत्रुओं का सरेंडर ही नहीं हुआ। मोदी ने संविधान पर डिबेट ही नहीं जीती। मोदी ने यहां से 2029 तक के सारे चुनाव की तैयारी कर ली। नरेंद्र मोदी ने अपने सियासी शत्रुओं की ताकत का अंदाजा लगा लिया। यहां से अब मोदी चुनाव क्षेत्र में निकलेंगे। समझिए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन से पहले की स्पीच डिलीवर हो चुकी है। सच्चाई तो यह है कि आदिवासी, पिछड़े, दलित, उनका आरक्षण छीना है और जाति जनगणना को लेकर के कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं, लगातार इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और वो दिन आएगा जब ये जाति जनगणना भी होगी
और आबादी के हिसाब से लोगों को हक और सम्मान भी मिलेगा। तो मेरे लिए तो एक नया एहसास था। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे। उनके खोखले 11 संकल्प, अगर भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस है तो अडानी पे बहस तो करो। आगे चुनाव है, पहले दिल्ली फिर बिहार। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटों पर इलेक्शन होना है। केजरीवाल दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। बिहार में नीतीश कुमार हैं। दिल्ली में और बिहार में दोनों जगह बीजेपी की चाहत अपना मुख्यमंत्री बनाने की है। सबको ये नामुमकिन लगता है, लेकिन मोदी जो काम महाराष्ट्र में मुमकिन कर सकते हैं वो दिल्ली और बिहार में भी मुमकिन हो सकता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल खुलकर पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। दिल्ली की गली गली तक आम आदमी पार्टी का कैडर बेस तैयार हो गया है। केजरीवाल खुल्लम खुल्ला रेवड़ियां बांट रहे हैं और रेवड़ी पर चर्चा भी करा रहे हैं। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपने एक तरफा जीत दर्ज की थी। आपको 70 में से 62 सीटें मिली थी। बीजेपी को 8 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। उन चुनावों में आपको 53.57% और बीजेपी को 38.51% वोट मिले थे। 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गेम पलट दिया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 7 की 7 सीटें जीती और उसे वोट मिले 54.35%। आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत घटकर 24.17 रह गया और वो कोई भी सीट नहीं जीत पाई। केजरीवाल 2025 में 2020 रिपीट करना चाहते हैं। मोदी दिल्ली में 2024 रिपीट करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जब संसद में बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है। मोदी ने यहां से दिल्ली वालों को भी मैसेज दे दिया। समान नागरिक संहिता को राष्ट्र की एकता और आधुनिकता के लिए अनिवार्य बताया था कामामूर्ति जी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। सरकारों को आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड की। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी और मोदी की पार्टी का गठबंधन है। चिराग पासवान की पार्टी भी साथ है, लेकिन मुकाबला आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई-एमएल के महागठबंधन से है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में जाति, आरक्षण और संविधान जैसे मुद्दे चल गए थे। राहुल गांधी अभी भी जाति को पकड़कर चल रहे हैं। जाति के जवाब में मोदी ने एक है तो सेफ है वाला रूट पकड़ा है। संसद में मोदी ने इसे संवैधानिक फार्मूला बना दिया और एक है तो सेफ है को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जोड़ दिया। बड़ी आवश्यकता है वो है भारत की एकता। हमारा संविधान भी भारत की एकता का आधार है। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, समस्या ये है कि देश में जो विविधता से भरा जनमानस है उसे किस तरह एक मत किया जाए। गुलामी की मानसिकता में पले बड़े लोगों ने, भारत का भला न देख पाने वाले लोगों ने वो विविधता में विरोधाभास ढूंढते रहे। उस विविधता में ऐसे जहरीले बीज बोने के प्रयास करते रहे ताकि देश की एकता को चोट पहुंचे। नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए राहुल गांधी जाति वाला कार्ड लेकर आए। राहुल ने गुरुद्रोण और एकलव्य वाली कहानी सुनाई। राहुल ने इस कहानी में खुद को एकलव्य बताने की कोशिश की, लेकिन ये फार्मूला राहुल पर फिट नहीं बैठता। एकलव्य होना पिछड़ा, शोषित, वंचित होना है। राहुल न तो पिछड़े हैं, न शोषित हैं, न वंचित हैं। राहुल चाहे जो भी कहें, कांग्रेस पार्टी उनको जनेऊधारी ब्राह्मण बताती है। राहुल उस परिवार में पैदा हुए हैं जिस परिवार से 3 प्रधानमंत्री हुए। राहुल के साथ गांधी सरनेम लगा है, जो अपने आप में एलीट होने का सिंबल है। राहुल जिसके सामने बैठे हैं वो पिछड़ा है। राहुल ने नेता प्रतिपक्ष बनने में भी कोई तपस्या नहीं की, जबकि मोदी 50 साल के सार्वजनिक जीवन में घिस घिस के आए हैं।
नरेंद्र मोदी के पास नंबर 1 फॉर्मूला है। देश की एकता से मोदी ने एक निकाला है। एक से मोदी ने एक है तो सेब बना दिया, उसी एक से मोदी ने 1 निकाला है, उसी 1 से मोदी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन बनाया है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे आक्रामक दिख रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि 2025 के बाद पहला चुनाव बंगाल में ही होना है। ममता अभी से माहौल बना रही हैं, मोदी उसकी हवा निकाल रहे हैं। कांग्रेस के हमारे साथी, उनको दिन रात जुमला, लेकिन इस देश को पता है, हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा जुमला कोई था और वो 4 पीढ़ी ने चलाया, वो जुमला था गरीबी हटाओ। नरेंद्र मोदी ने संविधान पर नई लकीर खींच दी है, जिसे पार करना विपक्ष के मौजूदा नेताओं के लिए मुमकिन नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर के बहाने मोदी ने दलितों को नए सिरे से साधा। शाहबहानों का जिक्र करके मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को अप्रोच किया। आरक्षण पर कांग्रेस की पुरानी लाइन बताकर मोदी ने पिछड़ों को साधा। मंडल कमीशन का जिक्र करके मोदी ने कांग्रेस का पुराना रुख बताया। संविधान लहरा कर चलना अलग बात है, संविधान को जी कर दिखाना अलग बात है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री ने 75 साल का सिलसिलेवार इतिहास बताकर अपना पॉइंट साबित किया। मोदी के भाषण के बीच रोक टोक की कई कोशिशें हुई, लेकिन मोदी जब फॉर्म में होते हैं तब सिर्फ मोदी ही मोदी होते हैं। संसद में संविधान पर बहस को एक तरफा बनाकर मोदी ने साबित किया कि अभी उनसे टकराना बहुत दूर की कौड़ी है। उनसे पार पाने के बारे में विपक्ष अभी सोच भी नहीं सकता।